आई होप यू ऑल आर वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी एनआईएस लर्निंग सीरीज का कोर्स 502 का चैप्टर 10 का बी, क्योंकि इससे पहले हमने 10A करा था। 10A मीन्स फर्स्ट वीडियो करी थी 10 चैप्टर की, और ये चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है। सो आई डिसाइडेड कि हम इसको 2 वीडियो में करते हैं, और जो इसकी लास्ट वीडियो थी वो भी अप्रोक्स 40 मिनट्स की थी, वो भी बहुत बड़ी थी। तो अगर मैं उस वीडियो को और लंबा करती तो आप लोग बोर हो जाते। सो डिसाइड करा कि हमने इसको 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब बाकी सारे को रिवीजन नहीं करते हम, जब भी सेकंड पार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को ही आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। तो हमने जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी 10A में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चों की शिक्षाएं हैं हम कैसे दी जाती हैं, मतलब हम बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे का मतलब जो हमारा सोशल कल्चरल व्यूज होता है बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में, बच्चों को वो कैसे होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है। तो मैंने एक बताया भी था कि हमारा स्थानीय कल्चर है, जो हमारा समुदाय है, हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारी पढ़ाई में। एक दोनों टीचर के एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल से कंपैरिजन करते हुए आपको समझाया था कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या होता है। और उसमें हमने बहुत सारे एक्सपेक्ट्स पढ़े थे जो यहाँ पे लिखे थे कि ये जो है उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि अभी जो हमारी बच्चे हैं किनको एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, किन के लिए हमने काम करना चाहिए। तो उसमें हमने बालिका की शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें उस वीडियो में हमने डिस्क्राइब करा था, और उस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि बालिका को पढ़ाना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब एक बालिका पढ़ती है तो पूरे एक पूरा घर पढ़ता है, बट जब एक बच्चा एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ लड़का अकेले ही पढ़ता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, बहुत फेमस क्वेट है। उसमें हमने पढ़ा कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। सेकेंड हमने पढ़ा कि बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, मतलब हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि मतलब हमें बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों बोलना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है लड़कियों को पढ़ाना। तो उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी कि लड़कियां अगर पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ेगा, पूरा घर अच्छे से रहेगा। जरूरी नहीं है कि एक लड़की इसलिए ही पढ़े कि वो आगे जाकर के काम करे, वो इसलिए भी तो पढ़ सकती है इंडिपेंडेंट होने के लिए, ताकि वो चीजों को अच्छे से कर सके, ताकि उसको चीजें की नॉलेज हो। सो उसमें हमने प्रजनन दर डिस्कस करी थी, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी। पहले तो हमने पढ़ा था कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि हमारी इंडिया में जो लड़कियों की शिक्षित होने की रेट है, साक्षरता दर जो है वो इतनी कम क्यों है, ठीक है, वो इतनी कम क्यों है। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। टॉयलेट्स का ना होना, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उनका ना होना, बट ज्यादा भाई बहनों का घर में होना, या पैसे का ना होना, लड़का लड़की में भेद करना, लड़कों को प्राइवेट में पढ़ा के लड़कियों को सरकारी में पढ़ाना कितने करते हैं, और कई कई तो लड़कियों को घर भी बिठा देते हैं, जल्दी शादी करा देना, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे रीजन से हमने डिस्कस करे थे क्या क्या कर सकते हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसी से इस वीडियो का बेस बनेगा। अदरवाइज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ना, वो बेस फ्लो नहीं बन पाएगा, मतलब मजा नहीं आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी ना, तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना अपना। अदरवाइज पहले आप उस वीडियो को देखो, फिर ही आप इस वीडियो को देखना, तो ही बेस बनेगा, तो ही समझ में आएगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं, ये सब ऊट पटांग सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज इतना ज्यादा आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को, समझ में तो आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर जब एक बेस बन जाएगा ना, तब उसको एक पकड़ के साथ अच्छे से पकड़ के चल पाएंगे कि हाँ क्या क्या चीजें यहाँ हो रही है या क्या हो रहा है। सो लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस करा था, और लास्ट वीडियो में हमने साथ में ये भी डिस्कस करा था कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय पढ़ा था, और एक जो नेशनल पॉलिसी चलाई गई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो ये था हमारी लास्ट वीडियो के बारे में। अब हम डिसाइड करते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारी इनके बारे में, इनके लिए हमें क्या डिसाइड करना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, मैंने लास्ट में बताया था कि जो 2 अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और एक जो है ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे, ठीक है। तो उसमें अभी हमारी जो थी अनारक्षित वर्ग में जो भी थे लड़कियां थी, लड़कियां अलग थी सबसे। हमने लड़कियों के बारे में पढ़ लिया कि भाई लड़कियों को ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। भाई अब हम अपने बाकी बच्चों को भी तो नहीं छोड़ सकते ना, बाकी बच्चे भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
हमने उसमें ये भी पढ़ा था ना, महिला सशक्तिकरण क्या है, लड़कियों को लड़कों से ऊपर नहीं रखना है, लड़कियों को आगे नहीं लेके जाना है, लड़कियों को लड़कों के बराबर लाना है, क्योंकि अभी भी कहीं जगह पर लड़कों को आका नहीं जाता, लड़कियों को लड़कों के बराबर भी नहीं आका जाता, कमी आका जाता है, तो हमें उसको बराबर लाना है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो जैसे हमारे लिए लड़कियां इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे बच्चों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उस वीडियो में हमने लड़कियों को इंपॉर्टेंस दी और अब हम इस वीडियो में सारे बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी इन्होंने क्या बोला हुआ है, एनआईओएस के अकॉर्डिंग जो हमारे अल्पसंख्यक समूह होते हैं, अल्पसंख्यक समूह में हमारे कौन से आते हैं, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, फिजिकली, वो सब अभी इतना रखते हैं क्योंकि फिजिकली चैलेंज हमारे उसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, एनआईओएस ने ना इसको 3 तरीकों में बांटा है कि जो अल्पसंख्यक समूह है ना वो भी 3 तरीकों से हो सकते हैं। यही नहीं है कि अगर मान लो उनकी संख्या कम है, देखो यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, अनारक्षित वर्ग में कौन आता है, ठीक है, कि जो लोग संख्या में कम है, तो हिंदू लोग सबसे ज्यादा है इसलिए वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी अदरवाइज सारी जो कैटेगरीज है इंडिया में बहुत कम है, यानी उनको माइनॉरिटीज में लाया जाता है। माइनॉरिटी मीन्स ओबीसी, सो या जो भी उनका सर्टिफिकेट वगैरह बनता होगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, सो नो ऑफेंस प्लीज। सो इसके बाद तो इस एनआईओएस ने इनको क्या करा है कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि अल्पसंख्यक समूह की ना 3 कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है। 3 कैटेगरी कौन सी, पहले तो ये भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक मतलब कि एक स्कूल में एक भाषा बोली जाती है कोई, बट एक बच्चा कहीं से ट्रांसफर होकर के आता है, कुछ और आता है, उसकी लैंग्वेज कुछ और है, तो वहां पे हम उस बच्चे को बोल सकते हैं क्या, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। जैसे कि मान लो राजस्थान में पेपर देने गई थी रीट, तो जब बहुत टाइम होता है, पहले बहुत ज्यादा पहले चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां पे मैं एक बच्चे से बात कर रही थी। बच्चा क्या, लड़का ही था, बहुत बड़ा था, बल्कि वो तो 35 ईयर्स का था जो रीट का एग्जाम दे रहा था। तो वहां पे जब मैंने उससे कन्वर्सेशन करी तो मुझे पता चला वहां पे जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश की एबीसीडी, जो हमारी एबीसीडी होती है, जो हम नर्सरी क्लास से यूकेजी एलकेजी से पढ़ते हैं, वहां पे जो एबीसीडी है वो कॉलेज से स्टार्ट होती है पढ़ने। मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि फर्स्ट से लेकर 12th तक उनको एबीसीडी क्या होती है उनको ये भी नहीं पता। उन्हें एबीसीडी कब पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, 12th के बाद कॉलेज में, और कहीं पर तो वो भी नहीं है। वहां पे शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी और संस्कृत, क्योंकि रीट में चुननी पड़ती है तो हिंदी और संस्कृत वो चूज करते हैं, क्योंकि राजस्थान की भी शायद कोई लैंग्वेज है नहीं, और राजस्थान में जो राजस्थानी बोली जाती है, मेवाती, जो भी सारी वहाँ की लैंग्वेज है, तो मतलब उनको उनकी नॉलेज है, बट इंग्लिश की नहीं है। तो अब वहाँ का वो बच्चा अगर यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने आता है तो यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश की क्लास में वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। और बाकी सारे यहाँ पे बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा बट उसको एबीसीडी ही नहीं पता, क्योंकि उसने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्या होती है, सेकंड कैटेगरी आती है हमारी धार्मिक अल्पसंख्यक की। धार्मिक अल्पसंख्यक ये तो आप समझ ही सकते हो कि मान लो एक स्टेट में बहुत सारे लोग जो है एक धर्म के हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरे धर्म के हैं। देखो वैसे जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, ना एक धर्म को मानने पर जोर देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि बट मान लो किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, वो कहीं पे जाकर के रहता है, मतलब मान लो एक जगह पे एक हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है और वहां पे मुसलमान 2-3 लोग रहते हैं उस कम्युनिटी में गिने चुने, तो वो क्या हो गया, धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें जो हिंदू रहते होंगे तो वो हिंदू क्या है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जहाँ पे धार्मिक वालों की कैटेगरी, अलग धर्म मानने वालों की जो संख्या है वो कम होती है, वो होती है हमारी धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है। और थर्ड है हमारा प्रजाति अल्पसंख्यक की। प्रजाति अल्पसंख्यक क्या होते हैं, तो देखो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज में संथाली जनजाति का है, उड़ीसा में है ना, संथाली जनजाति का है सोरेन, ठीक है, जो वारीपाड़ा शहर के एक राजकीय विद्यालय में पढ़ता है। सोरेन जो है उड़ीसा का रहने वाला है, तो वो उड़ीसा से संबंधित है। तो अब क्या हुआ, उसकी एक जनजाति है संथाली, ठीक है, बाकी बच्चों की कोई जाति नहीं है, जाति इन द सेंस की कोई जनजाति नहीं है, वो किसी विशेष समूह से अपना सरोकार नहीं रख रहे, वो किसी एक विशिष्ट उससे जुड़े हुए नहीं है, तो वो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, प्रजाति अल्पसंख्यक। प्रजाति अल्पसंख्यक मतलब जो किसी जाति वगैरह को डिनोट करते हैं, और आपको पता है जब भी ये जाति आएगी, संथाली, भील, जो भी ऐसी जाति आएंगी, तो इनकी जो संख्या है अपने आप ही औरों से कम होती है, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो अपने आप ही औरों से, गौंड वगैरह जो है इनकी कम होती है, तो ये क्या होते हैं, प्रजाति अल्पसंख्यक, ठीक है।
तो प्रजाति अल्पसंख्यक हो गए। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे कि एनआईओएस के अकॉर्डिंग किन अल्पसंख्यक समूह को बांटा गया है। ठीक है, तीन कैटेगराइज इनको तीन कैटेगरी में करा हुआ है, भाषाई, धार्मिक और प्रजातीय। ठीक है, अब देखो इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ये इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये जरूरी नहीं किसी एक की लिखी हुई है मैंने, नहीं, ये तीनों की कॉमन प्रॉब्लम है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इनको ना अफसरों की समानता नहीं मिलती, क्योंकि अब देखो आपको भी पता है जो फैसला लिया जाता है वो मेजोरिटी के साथ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाना है, ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा में हम करते हैं ना कि इतने प्रतिशत वोट तो होने चाहिए, और फिर हमें डिसाइड करते हैं कि मेजोरिटी क्या कहती है, ज्यादा लोग किस तरफ है, तो हम मेजोरिटी वाले को ही डिसाइड करते हैं। तो जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं ना वो हमेशा पिछड़े रह जाते हैं, उनके पिछड़े रहने का यही एक रीजन होता है, क्योंकि हम मेजोरिटी के साथ जाना चाहते हैं। तो क्या होता है, इन सभी बच्चों को ना अफसरों की समानता नहीं मिल पाती। इसमें ना देखो हमारी गलती है, ना टीचर्स की गलती है, ना स्कूल की गलती है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बट हाँ ये जरूर है, इस बुक में अभी हम पढ़ेंगे कि हम इनके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये जो भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं ना, अफसरों की समानता नहीं मिल पाती इनको। ठीक है, इनको जो है और बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े से अलग, थोड़े से कम चांस मिलते हैं, तो इनको क्या है अफसरों की समानता नहीं मिल पाती। क्योंकि जैसे कि मान लो भाषाई आधार पर है, हम स्कूल में आ रहे हैं सारे हिंदी में बोलते हैं, कोई बच्चा उड़ीसा से रहने आया है यहाँ पे, वो उड़िया बोल रहा है, हिंदी वाले बच्चों को उड़िया नहीं समझ में आएगी, उड़िया वाले बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आएगी, तो वो कैसे कन्वर्सेट करेगा, है ना, वो कन्वर्सेशन ही कैसे होगी, तो वो भाषाई अल्पसंख्यक है वो रह जाएगा। बट हाँ इसमें टीचर क्या कर सकता है, उसको अफसरों की समानता दे सकता है। अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लास्ट में हमने पढ़ना है कि इन सारी चीजों से ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हम देखो यहाँ पे सीखने के लिए हैं, हम सीख ही रहे हैं कि भाई हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बिल्कुल एक्सपर्ट बना देना है पढ़ा पढ़ा के। बट हम उससे पहले हम तो पढ़ लें, हम तो सीख लें कि कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, उनको ना अफसरों की समानता देनी है। अफसर जितने ज्यादा से ज्यादा चांस हो उनको दो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, प्रजातीय आधार पर हो, भाषीय आधार पर हो, अपने हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको सीखना है, और फिर बच्चों को अफसरों की समानता देनी है। सेकंड, जो उनके साथ तो जो उनका व्यवहार है टीचर्स का और बच्चों का, वो भेदभाव रहित होना चाहिए। मतलब वो उड़िया वाला बच्चा है, उड़ीसा से आया है, उड़िया वाला बच्चा, ये नहीं कि आप उसको क्लास में अलग बिठा दो और बाकी सारे बच्चों का एक अलग ग्रुप बन रहा है, नहीं। एज अ टीचर यू हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चा सबसे अलग थलग खुद को फील ना करे या पिछड़ जाए वो किसी भी तरीके से, तो वो आपको मेक श्योरिटी लेनी है कि भाई बच्चा है, आपके लिए सारे बच्चे बराबर है, तो वो बच्चा किसी भी तरीके से हीन भावना से ग्रस्त ना हो, उसको सारी चीजें हो। तो आपको क्लास में ऐसा वातावरण बना के रखना है कि अगर वो बच्चा क्लास में है तो उसको ये सारी फीलिंग उसके मन में ना आ पाए। ठीक है, भेदभाव रहित हमको उससे व्यवहार करना है, बच्चों को भी सिखाना है कि भाई देखो ये बच्चा अलग नहीं है, आप इसका मजाक नहीं उड़ाओगे, आप इसके साथ ऐसे बात नहीं करोगे, आप इसके साथ वैसे बात नहीं करोगे, सारी चीजें। और ये हम कर सकते हैं बच्चों के साथ डिस्कशन करके अच्छे से, ये हम कर सकते हैं। थर्ड चीज क्या है, संयुक्त संस्कृति का सम्मान। ये सारी ना प्रॉब्लम्स होती हैं जो ये चीजें नहीं हो पाती, इनमें इन बच्चों के साथ क्या होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं हो पाती, बट हमको करना है। ठीक है, हमें इन पे काम करना है, हमें इन चीजों से ओवरकम करना है, और ये सारी चीजें हमें करनी है। तो नेक्स्ट क्या होता है, संयुक्त संस्कृति का सम्मान। देखो भाई जैसे उस बच्चे की संस्कृति है वैसी हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो हमें हर एक बच्चे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नो मैटर, हम तो लोहड़ी भी मनाते हैं और हम दिवाली भी मनाते हैं, हमें तो ईद पे भी छुट्टी मिलती है, हमें तो स्वतंत्रता दिवस पे भी छुट्टी मिलती है ना, तो सारे ही त्योहार हमारे लिए बराबर है, हमको इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है, तू हिंदू है तू मुस्लिम है, नहीं, सारी संस्कृति का सम्मान करो। कहते थे ना विविधता में एकता, अनेकता में एकता, तो यही तो है, संयुक्त संस्कृति का सम्मान करो। सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, डन, वेरी गुड, हमारी भी अच्छी है, उनकी भी अच्छी है, तो हमें क्या करना है, संयुक्त संस्कृति का सम्मान करना है, एज अ टीचर इन चीजों को बढ़ावा देना है। अगर हम मनाएंगे हिंदू का कोई भी त्योहार, हिंदू की कहानी सुनाएंगे, तो एक मुस्लिम की कहानी सुना दो, मुस्लिम इन द सेंस की जो उनका कल्चर से रिलेटेड है वो, ईसाई की कहानी, ईसा मसीह हम कितने सुनते हैं, सो वो सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, समावेशी अधिगम। समावेशी अधिगम पढ़ते ही आ रहे हैं कि हर एक बच्चे को साथ में विशिष्ट कुछ जरूरतों के साथ करके हमें पढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, समावेशी अधिगम पर जोर देना है। समावेशी अधिगम मतलब जिसमें हम भाषाई अल्पसंख्यक भी लें, धार्मिक अल्पसंख्यक भी लें, प्रजातीय अल्पसंख्यक भी लें। और इसमें समावेशी अधिगम का मतलब ये नहीं है कि आप आओ बच्चों को, आ जाओ बच्चों आओ आओ हम पढ़े, और आप सिर्फ पढ़ा रहे हो और आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं। अगर आपको समावेशी अधिगम बच्चों को देना है ना, और आपकी क्लास में इस तरीके के बच्चे हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट।
आपको उस पे ना काम करना पड़ेगा, उसको आपसे रिलेटेड चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। आपको जो आप लेसन प्लान बनाओगे, जो आप डायरी लिखोगे, उस पे आपको ना ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि बच्चा को जो भाषाई अल्पसंख्यक बच्चा है मैं उसको कैसे पढ़ाऊं, सो दैट आप मान लो उड़ीसा से बच्चा आया है, वो उड़िया के 2-3 शब्द सीख के जाओ जिससे आप बच्चे को पढ़ा पाओ। आपको अगर बच्चे को चीजें सिखानी है तो सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि 501 के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था जो एक टीचर होता है वो जिंदगी भर का अधिगम करता होता है, मतलब जिंदगी भर ऐसा वो लर्नर होता है। एक टीचर कभी भी सीखना बंद नहीं करता, वो जब से पढ़ाना होता स्टार्टिंग से तो सीखता ही है, एंड तक सीखता रहता है। तो बहुत सारा जो फैक्टर उसको सिखाने का काम कौन करता है, उसके खुद के बच्चे। यानी हम अपनी डेली लाइफ में अपने बच्चों से कितना सीख लेते हैं, कितना कुछ सीख लेते हैं, ठीक है, जिससे जो भी अच्छा मिले ले लो, ठीक है, अच्छा सीखो। और आज मैं ये जो YouTube पे वीडियो बना रही हूँ, ये सारी चीजें मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे YouTube का वाइब भी नहीं पता था, YouTube पे टाइम वेस्ट करने के अलावा मेरे को कुछ नहीं पता था। ये मेरे ट्यूशन वाले बच्चे ही थे जिन्होंने मुझे प्रोवोक करा कि दीदी आप बनाओ, ये वीडियो करो, तो ऐसे करा। फिर वीडियो कैसे डालते हैं, पोस्ट करने, मुझे सच्ची कुछ नहीं आता था। मैंने सब कुछ अपने बच्चों से बैठ के सीखा और बच्चों ने मुझे सिखाया, और मैं आई वाज लाइक तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें ये भी आता है, तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, बहुत कुछ आता है बच्चों को। तो हमें क्या करना है, उनसे सीखते हुए चलना है। समावेशी अधिगम में हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों से भी मेहनत करवानी पड़ेगी कि भैया आप लोग करो, ठीक है, आप भी करो, सीखो, सिखाओ, सब जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं आप बताओ, आप जो कर रहे हो करो। मतलब एक समावेशी अधिगम को बना करके चलना है, अधिगम का वातावरण। समावेशी अधिगम वही होता है जहाँ पे सारे के बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सक्रिय रहे, सक्रिय रूप से काम करें, ठीक है। सो ये होता है। तो और ये सारी चीजें थी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनमें, कि इन बच्चों को अवसरों की समानता नहीं मिलती, कहीं पे इन पे भेदभाव रहित व्यवहार किया जाता है, तू तो ये है, तू तो वो है, चल यहाँ से, तू तो हिंदू है, तू मुस्लिम है, और अधिगम पढ़ाई नहीं, टीचर आता है डिलीवर करके चला जाता है, तो ऐसे बात नहीं बनती, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। ये थोड़े से आर्टिकल है, ये आपको याद कर ले रखने हैं, ये मेंशन है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में ये आर्टिकल मेंशन है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही आपकी चॉइस है, बट आपकी मजबूरी है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है ऐसे। आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, और ये इस वाले पॉइंट्स में इसलिए है क्योंकि ये जो है अल्पसंख्यक समूह से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं अल्पसंख्यक समूह से रिलेटेड है, इसलिए आपको याद रखने हैं। अब देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि हर एक को रोजगार में समानता, हर एक में रोजगार में समानता दी जाएगी, बट उसी के साथ एक पॉइंट और ऐड हो रखा है कि जो अल्पसंख्यक समूह है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कुछ हद तक निम्न में छूट दी जाएगी। तो कहते हैं ना, तुम कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी बनता है, तुम कैसे कौन सी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी। बाकी मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, तो ये चीजें कभी फेस नहीं करी, बट इस वजह से रोना बहुत ज्यादा पड़ा है। आई विश मैं कैटेगरी में से होती। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सबको रोजगार में समानता दी जाएगी, बट समानता में क्या है, इन ये जो अल्पसंख्यक समूह है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कुछ विशेष छूट का प्रावधान है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सबको पता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसमें इनको छूट मिली है, मतलब ये समझ लो रोजगार से संबंधित ही कुछ प्रावधान है इन अल्पसंख्यक समूह के लिए। यहाँ पे मैं एक जनरल समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह की बात कर रही हूँ, जिसमें हमारे ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं, और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी बहुत है, ठीक है, वो आते हैं इसमें। वो आर्टिकल 29 एंड 30 आप लोगों को पता ही होगा, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आते हैं इसमें। ये तो हमारे समानता का अधिकार, समान बराबर है कि स्वतंत्रता में बराबर रोजगार, और ये स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये नियोजन में समानता से रिलेटेड है। 14 है लोक नियोजन में समानता, ये रोजगार में किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। रंग 15 आर्टिकल कहते हैं किसी में भी रंग, जाति, भेद इसके आधार पर नहीं किया जाएगा। मतलब मैंने आर्टिकल 14 भी डिस्क्राइब कर दिया कि लोक नियोजन में समानता और उसी में प्रावधान है, वो भी याद रखना। और आर्टिकल 15 कहता है कि किसी में भी रंग, भेदभाव, इन सब के आधार पर, रंग, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। स्वतंत्रता वाला कहता है हमारा 19। आर्टिकल 29 एंड 30 तो है कि जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, किसी को भी अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की आजादी है, छूट है। आर्टिकल 30 कहता है कि हम अगर अपनी धार्मिक वाला स्कूल चलाना चाहें, संस्थाएं, कोई भी संस्थाएं, जरूरी नहीं स्कूल, किसी भी तरीके की संस्थाएं चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, खोल सकते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 350 ए क्या कहता है, आर्टिकल 350 ये कहता है कि
हर एक बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा है यानी 1 to 5 ईयर की, मतलब जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5 साल की कक्षा तक की, 1 से 5 से कक्षा तक की जो शिक्षा है लेने का अधिकार मातृभाषा में है। मीन्स एक जो बच्चा है उसको जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है यानी 1 to 5 की, उसको जो है हमें उसको मातृ शिक्षा में देनी है, उसकी मातृभाषा में हमें उसको शिक्षा देनी है। ये आर्टिकल कहता है 350A। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो हमने अल्पसंख्यक समूह पढ़ा, ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है ये रहा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं कि भाषाई, धार्मिक और प्रजातीय समूह के लिए हम कर क्या सकते हैं, मतलब एज अ टीचर हमारा रोल क्या है इनको करने के लिए। तो देखो, हम भाषाई अल्पसंख्यक समूह के लिए अलग विद्यालय बना सकते हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक समूह ज्यादा हो वहां पर अलग अलग विद्यालय बना लो। पाठ्य पुस्तकों की करो, भाषा शिक्षकों को शामिल करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती करो। अब जैसे कि देखो, एक टीचर है, अब वो भी कितना करेगा, वो बच्चों को 3 भाषाएं तो पढ़ा ही रहा है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अगर दिल्ली की बात करें तो अब वो कहाँ से उड़िया भी सीखेगा, कन्नड़ भी सीखेगा, तेलुगु भी सीखेगा, क्योंकि केवीएस में कहीं ना कहीं दूर दूर से एक ऐसा एक्सेप्शनल केस तो मिल ही जाता है। अब एक टीचर इतना सारा थोड़ी ना कर सकता है, आप कितना टीचर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, भाषा शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। बहुभाषी गतिविधियों को, कि मतलब एक से ज्यादा भाषाओं में गतियां, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में हम एक्टिविटीज कंडक्ट कराएं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और स्पेशली जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, इन सब में बच्चों को दोनों तीनों भाषाएं, जो भी अलग अलग तरीके के बच्चे हैं भाषाओं में, दोनों तीनों भाषाओं में कंडक्ट कराने के लिए बोल सकते हैं। तुम्हें तमिल आती है तुम तमिल में करो, तुम्हें इंग्लिश आती है तुम इंग्लिश में करो, ऐसे, ठीक है। अब धार्मिक अल्पसंख्यक, अभी तक हम पढ़ रहे थे भाषाई, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा हम कैसे करें। तो धार्मिक संस्थानों का आधुनिकीकरण करें, ज्यादा से ज्यादा जो उनके धर्म से रिलेटेड जो है संस्थाएं खोलें, विद्यालय क्रियाओं में उनका समावेश करें, और जो बच्चे धार्मिक प्रथाओं को मानते हैं उनका सम्मान करें, जो किसी भी धर्म का हो, नो मैटर, हमको सम्मान करना है। और किसी भी बच्चे को फोर्स ना करें ये धर्म मानने के लिए, या इस पे जोर देने के लिए कि तुम ये प्रेयर गाओगे, तुम यही करोगे, नहीं, बच्चे की अपनी मर्जी है, ठीक है। और पिछड़े बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, विशेष ट्रेनिंग का ध्यान करें, अधिगम सामग्री से भेदभाव को दूर करें, भाषा के मुद्दे को ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और प्रजातीय समूह के लिए तो उन्होंने बता ही नहीं रखा, बट हम उनके लिए भी यही सेम चीज, सेम काम कर सकते हैं, क्योंकि काम तो इस सब में ही आएगा, है ना। और स्पेशल टीचर्स को हायर करें, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज टीचर पे बल दें, टाइम पे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। एक जो प्रॉब्लम, मतलब बच्चे के साथ अगर कोई समस्या है तो उसको बाधा ना बनने दें, ठीक है। एज अ टीचर ये हमारा फर्ज है कि हम उस चीज को, उसकी बाधा ना बनने दें, रुकावट ना बनने दें। प्रॉब्लम है, उसका समस्या ध्यान का सॉल्व करके फटाफट से उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो एक अल्पसंख्यक समूह के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं और उनकी शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात देखो, हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानेंगे कैसे। इस वीडियो में ना हम इतना ही करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि ये और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा है इसमें आगे का काम, बट चलो कोई नहीं, भी करते हैं। इसको हम पहचान कैसे कर सकते हैं। देखो, विशेष आवश्यकता वालों को बच्चों को उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले तो है शारीरिक बाधित, फिर है दृष्टि बाधित, फिर है श्रवण एवं वाणी बाधित, और फिर चौथे हैं अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, शारीरिक बाधित वाले बच्चे आप कैसे पहचानोगे, कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा तो वो ठीक से चल नहीं पाएगा, चलने में कुछ प्रॉब्लम होगी, या कोई भी उनको काम करना है तो हाथ और पैर जो है ठीक से वर्क नहीं करेंगे, या किसी भी चीज को उठाने में परेशानी, किसी भी चीज को पकड़ने में परेशानी, चलने में किसी चीज का सहारा लेना, या ठीक से अपनी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाना, है ना, बार बार हिलना, ठीक है, ठीक से बैठना पाना, बार बार हिलना, या किसी भी अंग का ज्यादा कमजोर होना। तो ये सारी चीजें काफी है आपको किसी बच्चे की शारीरिक बाधी पहचान कराने के लिए, कि हाँ बच्चा कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, वो किसी भी चीज में हो सकती है, ठीक है, कैसे भी। बट ये पहचान करने के कुछ तरीके हैं जो हमारी किताब में, एनआईएस की बुक में दिए हुए हैं। सेकेंड है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चा बार बार ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बच्चा बार बार आंखों को रगड़ेगा, ठीक है, ऐसे देखेगा। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो बच्चा अपने बगल वाले के में से कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, दूर से उसको दिखाई नहीं देगा, वो बच्चा बार बार पूछेगा ये क्या लिखा है, टीचर से या बच्चे से किसी से भी, ये क्या लिखा है सर, उसके बाद क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, ऐसे करके पूछेगा। तो ये चीज हम पहचानने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रवण एवं बाधित वाले बच्चों को हम कैसे करेंगे, और सिर दर्द की शिकायत रहती है उसको, जल्दी जल्दी पलक झपकाता है, श्रवण एवं बाधित बच्चे कैसे पहचानेंगे, कान से लगातार पानी का बहना,
ठीक है, कान से पानी आता है तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी कान दर्द की शिकायत करना और कान को कुरेदना, ठीक से सुनने के लिए सर को एक तरफ मोड़ना, ऐसे करके क्या 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 ऐसे। अधिकांश समय शिक्षक से दोहराना, बार बार बताओ क्या हो। श्रुत लेख में गलतियां करना, अगर उसको डिक्टेशन बोली जा रही तो गलत लिख रहा है क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा। शिक्षक को सुनते समय उसको मुंह को ध्यान से देखना, बोलने में कठिनाई प्रदर्शित करना। तो ये सारी चीजें हैं जब हम बोल सकते हैं कि हाँ जो बच्चा है वो श्रवण एवं वाणी बाधित है, उसको बोलने में या सुनने में दिक्कत है। क्योंकि जब बच्चा सुनने में उसको दिक्कत होगी तो वो बोलेगा कैसे, अपने आप ही प्रॉब्लम उसमें हो जाएगी। अधिगम क्षमता, अधिगम अक्षमता वाले ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। 10 लर्निंग डिसेबिलिटीज मैंने करा भी रखी है। सो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि वो लर्निंग अक्षमता, अधिगमता, DSSB, PRT, KVS के लिए बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है और सीटेट में तो 100% आता ही है। तो एक बार उस वीडियो को अच्छे से कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ से अधिगम अक्षमता देखो, हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं इतनी ज्यादा बता नहीं सकती कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, तो हाँ आप वहां से हिंट ले सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को हम कैसे समझाएंगे? थोड़े से समय के बाद लर्निंग को भूल जाना, कक्षा में असावधान रहना, अमूर्त वस्तुओं पर अधिक निर्भर रहना, आत्मविश्वास में कमी, और बच्चा बोले कि बार बार टीचर रिपीट करे। जब बच्चे से कुछ करने को कहा जाए तो उसको समझने में कठिनाई होती है कि उससे क्या पूछा गया है। धीरे धीरे काम करना, बोर महसूस करना, तो दूसरों बच्चों पर ज्यादा आत्मनिर्भरता। तो ये सारी चीजें वो दिखाती है कि बच्चे में क्या है, अधिगम अक्षमता है। ठीक है, हमने पहले इनके बारे में पढ़ा कि ये क्या थे, फिर हमने इनकी प्रॉब्लम देखी, फिर उसको सॉल्व करने के उपाय। अब हमने देखा इनको किस कैटेगरी में बांटा हुआ है, 4 कैटेगरी हमने पढ़ ली। हम इनको पहचान कैसे सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। इनके साथ ये प्रॉब्लम्स ही होती है, प्रॉब्लम से तो पहचानेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं, मतलब हम क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो पहले तो आ जाते हैं हमारे शारीरिक विकलांग बच्चे, जो विकलांग होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है तो हमें एक्सेप्ट करना है, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल वो बच्चा है, हाँ भाई हमारी क्लास में बच्चा है, हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। तो उसको सबसे पहले स्वीकार करना है। उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि क्लास का कोई भी बच्चा उसके साथ बदतमीजी ना करे, उसका मजाक ना बनाए। सारे बच्चे भी और खुद टीचर भी ये फालतू की चीजें छोड़ दे, मजाक नहीं बनाना बच्चे का, बढ़िया बच्चा है, अच्छी बात है। और कक्षा की सभी अधिगम क्रियाओं में दूसरों को, मतलब जैसे मान लो कोई फिजिकली गेम हो रहा है, अगर वो बच्चा नहीं खेल सकता इट्स ओके, बट हमें ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराना चाहिए या ऐसा गेम कराना चाहिए फिजिकली कि वो बच्चा भी पार्ट ले पाए। ठीक है, और अगर हम नहीं करा पाते, जैसे कुछ गेम है खो खो, नहीं बच्चा पार्ट ले पाता, तो हमें उसके साथ इंगेज रहना चाहिए। बच्चे तो अपना खेल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ दूसरी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, कक्षा में इन बच्चों की क्षमता के आधार पर बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब व्यवस्था इस प्रकार की हो कि बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक बाधा ना हो। ठीक है, और हमें क्या करना है, जब ग्रेड या अंक दे रहे हैं किसी बच्चे को, इस बच्चों को ग्रेड या अंक देने हैं, तो हमें उसकी अक्षमता पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर उसको लिखने में कठिनाई है तो उसको ज्यादा टाइम दे दो। जैसे हाथ अगर ठीक से वर्क नहीं करती है, फाइन मोटर स्किल ज्यादा नहीं चलती, तो बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। सुनने में प्रॉब्लम है तो कैसेट रिकॉर्ड करके दे दो कि बच्चा बार बार सुनता रहे। देखने दृष्टि बाधित वाले बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्लास में फर्स्ट डेस्क पे आगे बिठाओ। सबसे पहले तो ये लिखा होता है, सबसे आगे बिठाएं, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखे, बड़े बड़े उस पे लिखे ताकि समझे। ठीक है, अगर बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आता या प्रॉब्लम होती है तो उसको बार बार उसको, मतलब जैसे ब्रेल लिपि वगैरह कुछ ऐसी जो चीजें हैं उनका ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आप अपने आप को समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनका यूज करो। ठीक है, अब फिर हमारे श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चे, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इनको आगे बिठाओ ताकि जो आप बोले उन्हें आसानी से बच्चे सुन सके। ठीक है, तो और जब हम क्लास में बोले तो हम बुदबुदाए ना और बहुत जल्दी जल्दी ना बोले। जैसे मैं हूँ बहुत जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ मैं धीरे बोलूँ, बट जब शुरू करती हूँ ना बोलना तो आई जस्ट गो विद द फ्लो, नहीं हो पाता कंट्रोल। तो ऐसे नहीं करना है हमें क्लास में, ऐसे बुदबुदाना नहीं है। किसी भी बच्चे से लिपसिंग के थ्रू बात नहीं करनी, इशारों में बात नहीं करनी, नॉर्मल एक वॉल्यूम की पिच रखनी है, उसी पे बोलना है हमको, बुदबुदाना नहीं है। ठीक है, और बहुत तेज गति से नहीं बोलना, हाँ यहाँ पे बजाओ, ये लग दो मेरे को, तुमने काम कर लिया, इतनी जल्दी जल्दी हमको नहीं बोलना। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, बुदबुदाना नहीं है, तीव्र गति से नहीं बोलना। और बच्चों को जब बच्चों को हम जब उनके पास बैठे तो या बोले तो होठों की गति ऐसे रखें कि बच्चे होठ को पढ़ सके। ठीक है, और जब हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं है मैं ऐसे बोलते बोलते लिखूं, क्योंकि फिर बच्चा तो होठ पढ़ ही नहीं पाएगा ना क्या कर रहा है। तो मतलब जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तो लिखने के बाद यहाँ पे सामने से बोलूँ कि मैं
क्या लिख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं ऐसी रहती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं होती, क्योंकि फिर ये कोई ब्लैक बोर्ड स्किल में नहीं आते ना, ये चीज अच्छी चीज नहीं है ये, ठीक है। बट मैथ्स की वीडियोस में कभी कभार ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ भाई ब्लैक बोर्ड आपको विजिबल हो, जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही टीचर को करना चाहिए, पहले लिख ले, फिर आपके सामने बकवास करे कि भाई क्या है क्या नहीं, ताकि आप लोग उसको पढ़ पाओ, ठीक है। फिर क्या है, संगी साथियों को इनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए करें कि आप इनकी हेल्प करो, आप इनसे बातें करो। ऐसा नहीं ना उस बच्चे को सुनाई नहीं देता तो बच्चे उससे बोले ना, तो ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ये सारी कोशिशें हमें करनी चाहिए एज अ टीचर। फिर हमारे आते हैं कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जो किसी तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटीज में है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों को बार बार रिवीजन करने के लिए दें, बार बार एक्सरसाइज करने के लिए दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो धीरे धीरे बच्चों को आ जाएगा। सारा का सारा काम एक साथ बच्चों पे ना थोपे, उन्हें टुकड़ों में दे, टुकड़ों में उनको काम करने के लिए दें। और जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना, अच्छा टॉपिक है, सब समझ में आ रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछ लो। और फिर ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट करो कि वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। वो आप एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हो, डिस्कशन करवा लो, डिबेट करवा लो, एक्स्ट्रा कोर करवा लो, नाटक करवा लो, क्विज करवा लो, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। आप जैसे बढ़िया, जिस चीज में बढ़िया हो आप उस चीज को कराओ। तो ये सारी चीजें हमें करना चाहिए। और अब क्या है, सर्व शिक्षा अभियान तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों का अधिकार अधिनियम, ये तो हमें पता ही है। अब हमारा अधिकार अधिनियम जोड़ दिया गया है कि मतलब हमारा बच्चों का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चों का अधिकार है कि उनको मिलनी चाहिए शिक्षा। तो उसमें यही बताया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये सारी चीजें जोड़ी गई है, ठीक है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अब हम ये चीजें पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे कर सकते हैं, बच्चों को, मतलब हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिन बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम है हम उनको कैसे पढ़ाएं, ठीक है। तो हम क्या है, जो हमारी बहुभाषी कक्षा है, स्पेशली लिखा हुआ है बहुभाषी कक्षा के लिए, जब एक क्लास में बहुत सारी भाषा के बच्चे हैं, एक बहुत सारी इन द सेंस बहुभाषा, एक से ज्यादा भाषा, 2 से ज्यादा भाषा है, वो बहुभाषी कक्षा होती है हमारी। तो उसमें लिखा है कि बहुभाषी कक्षा के प्रबंधन हेतु सामग्री, क्या क्या सामग्री का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ चित्र कहानी पुस्तक। चित्र कहानी पुस्तक क्या होता है कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब करी जाती है कि कहानी क्या है। मीन्स आपको ज्यादा लिखा नहीं हुआ होता, पिक्चर्स लिखी होती हैं, जो जो चीजें हो रही है ना कहानी में, तो उसमें क्या है, पिक्चर्स लिखी होती हैं, सो दैट बच्चे खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इसकी तो बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, आपने देखा होगा कि 4 पिक्चर दी होती थी। कौवे को प्यास लगी, देखा उसमें नहीं है पानी, कंकड़ लाया, पानी ऊपर आ गया, वो पी लेता है। तो ये मोस्टली जहां भी होती है, ये क्या करी होती है, ये इनको पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब करा होता है ना। हमें भी ऐसे कहानी बनाने के लिए बोला होगा क्या है क्या नहीं, फिर हमारी टीचर्स हमें समझाती है। वही कुत्ते और हड्डी वाली कहानी होती है, मुंह में दबा के फिर वो गिरा देता है, फिर खट्टे अंगूर वाली कहानी। तो बहुत सारी चीजें हमने भी इसी तरीके से पढ़ी हैं। तो हम उनका यूज किस तरीके में कर सकते हैं, बहुभाषी कक्षा में, बहुभाषी कक्षा में सामग्री का यूज कर सकते हैं। अब देखो, चित्र कथा पुस्तकें समुदाय की लोक कथाओं को लेकर बनाई जा सकती है। यदि शिक्षक के पास 20-30 चित्र कक्षाएं हैं, 20 से 30 चित्र हैं, तो वो बच्चे को अपनी भाषा कौशल, विशेषकर पढ़ने के कौशल को मजबूत कर सकता है कि बच्चा अपनी ही लैंग्वेज में बनाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है शब्द जाल। शब्द जाल ये देख सकते हैं आप लोग, शब्द जाल ये है शब्द जाल। ये शब्द जाल क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, जैसे कि ये डॉगी है, ये बकरी है, तो बकरी से रिलेटेड इसको क्या बोलोगे, बिल्ली है तो बिल्ली क्या लिखोगे, मतलब ऐसे शब्द जाल बनाना है। शब्द का उदाहरण क्या है, ये सारे लोग कौन है, फिर इनसे रिलेटेड आपको बताना है, कुत्ते से रिलेटेड या तो इसका नाम लिखना है। तो बच्चों को जो भी लैंग्वेज होगी वो लिख सकते हैं। अब ये शब्द जाल है, ये क्या है, ये मातृभाषा से द्वितीय भाषा की ओर बढ़ने की एक प्रविधि है। बच्चे अपनी मातृभाषा को बेहतर जानते हैं। शब्द जाल उन्हें मातृभाषा से द्वितीय भाषा की ओर बढ़ने में सहायक है। पहला बॉक्स चित्र को दर्शाता है और दूसरा अंतिम बॉक्स दूसरी भाषा में उसका अर्थ प्रकट करता है। अच्छा, दूसरी भाषा में उसका अर्थ लिखा होगा, मीन्स की मान लो ऐसे संस्कृत की में हम पढ़ते हैं, संस्कृत हमको 6 क्लास से स्टार्ट होती है ना, बट मेरे स्कूल में ना मतलब मैं पंजाबी सिखों के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे पंजाबी आती है, मुझे संस्कृत नहीं आती। बट हाँ, बुक्स वगैरह मैंने देखी है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से होती है, तो पिक्चर्स होती है मोस्टली, तो पिक्चर्स के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे कि कुत्ते की पिक होती है तो कुकर, है ना, जैसे कि बकरी की होती है तो अजा, घोड़े की अश्व, ये सब लिखा होता है पिक्चर के साथ अश्व। सो दैट हमें नहीं पता घोड़े को क्या बोलते हैं, बट घोड़े की पिक्चर के साथ लिखा हुआ है अश्वा, तो हाँ भाई ये अश्व है, इसको अश्व बोलते हैं संस्कृत में। कुत्ता है तो हाँ कुकर बोलते हैं उसको,
ये सारी चीजें आप लोगों ने भी फेस करी होगी अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीजें, लड़का है तो आदमी करके, विसर्ग करके, सब मैना जो भी है, पट्टी पठा पठंती, कितना हमने पढ़ा है। तो इससे पहले पिक्चर्स के थ्रू ही पट्टी पठे पठंती, पटसी पठे पठे पठावी पठावा पठावा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो चीजें हैं इनके, ये तो बेसिक रूल है बहुत ज्यादा। तो इसको हाई लेवल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर से कनेक्ट करके लिखते हैं, वर्ड मीनिंग देते हैं, है ना, वर्ड के मीनिंग। जैसे आप संस्कृत की बुक तो फेमस ही होती है इसके लिए कि मतलब बहुत सारे, मतलब छोटे, गमिष्यति, गश्यति, इसके भी मीनिंग लिखे होते हैं, जाता है, जाते थे, कि भाई पता चल पाए क्या प्लूरल है क्या सिंगुलर है। वर्ड मीनिंग का हम यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, है ना। तोता का है सुआ। तो ये सारी चीजें संस्कृत में। अब क्या है, बहुभाषी शब्दकोश। बहुभाषी शब्दकोश, ये तो मतलब पता नहीं कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अब इसमें पूछा हुआ है कि आपको यहाँ पे संथाली में लिखना है, यहाँ पे आपको मतलब मान लो हिंदी में लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे पंजाबी में लिखना है। अब किसको कितनी लैंग्वेज बची होगी, बट स्टिल बच्चों को सिखाने के लिए हम बहुभाषी शब्दकोश का यूज कर सकते हैं। अब मान लो किसी भी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज आती है, तो वो उसका फिल कर देगा, तो हम बाकी सारे बच्चों को बता सकते हैं। मतलब 3 से 4 लैंग्वेज में हमें बच्चे को वो चित्र बनाना है। फिर क्या है, शब्द पहचान कार्ड। शब्द पहचान कार्ड क्या है, जैसे फ्लैश कार्ड बना देते हैं ना हम, जैसे आ से अंबर, आ से अलाव होता है, तो उसको अंबर बोलते हैं, बट संथाली में उसे क्या बोलेंगे, अलाच, या जो भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब ऐसे, ठीक है, संथाली में बोलते हैं ऐसी चीजें। फिर एक लास्ट है पूर्ण शारीरिक प्रत्युत्तर। पूर्ण शारीरिक प्रत्युत्तर मीन्स टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो ये मैं समझाती हूँ आपको, फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, कि इसमें जो हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना, इसमें जो बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं वो हम करके दिखा रहे हैं बच्चों को, मतलब करके सिखा रहे हैं। कि मान लो कि जैसे मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट इतना भी नहीं कि मैं उसके थोड़े बहुत सेंटेंस ना करूं। मान लो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मान लो राजस्थान का बच्चा यहाँ पे कोई आता है, अब उसे बिल्कुल संस्कृत तो आती नहीं है, उसको एबीसीडी भी नहीं आती। अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ कि उसको क्या आएगा, मैं बोलूंगी कम ऑन, खड़ा हुआ है, ठीक है, बोलूंगी डू यू ड्रिंक वाटर, मेरी शक्ल देखेगा क्या है, क्या कह रही हो। या फिर मैं बोलूंगी गेट आउट, क्या है कि उसको समझ ही नहीं आया क्या है क्या नहीं, खड़ा है उसको समझ ही नहीं आया, उसको क्या समझ में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्स टेक्निक का यूज करूँ, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का यूज करूँ, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम किसी भी बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करा सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। अब जैसे कि एक बच्चा मेरे पास नया नया आया है, उसको कुछ ही नहीं पता, असम से आया है, असमिया जानता है, चलो वहां के लोग तो इंग्लिश जानते हैं, कहीं और का एग्जाम्पल ले लो। छत्तीसगढ़ से कोई बच्चा आया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंडी बोली जाती है, उसको नहीं पता हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, वो यहाँ पे आया है, अब वो आया है, अब मेरे को समझ में आ गया, उसको नहीं आ रहा बोलना, बट मैं उसको बोलूंगी स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप, तो उसको ये नहीं पता स्टैंड अप को क्या बोलते हैं, स्टैंड अप का मतलब क्या है, बट मैं कह रही हूँ ना स्टैंड अप, ये चीज ये उसको बता रही है कि हाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उस बच्चे को बोलूंगी ना स्टैंड अप, वो अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टैंड अप, ठीक है। आप समझ लो टोटल रिस्पॉन्स ये होता है। अब जैसे कि मैं उसको बोलूंगी, जैसे कि यही है स्टैंड अप, ठीक है, कम, मैं बोलूंगी कम, तो मैं ऐसे करूंगी तो वो दिखेगा, ठीक है। मैं बोलूंगी पेन को पकड़ो, पेन को पकड़ो, ठीक है, राइट इन योर कॉपी, राइट इन योर कॉपी, ये जो रिस्पॉन्सेज है, ठीक है, डू यू ड्रिंक वाटर, तो ये जो रिस्पॉन्सेज है उससे बच्चों को समझ में आएगा कि टीचर क्या कह रही है। इसको 3 से 4 बार करने के बाद, इसके बाद बच्चे को खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब क्या है। बच्चा क्या है, इससे यूज टू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम स्कूल में बोलते थे, मैं आई गो टू टॉयलेट मैम, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, छोटे थे ना हम, नर्सरी केजी क्लास में भी बोलते थे हम, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, मैं आई गो टू टॉयलेट, ठीक है। हमें नहीं पता होता था इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता, बट हमें पता है हाँ ये जरूर करना है और हमें ये बोलना जरूर है, मैं आई गो टू आउटसाइड या समथिंग, जो भी हमें बोलना है, बट हमें नहीं पता इसका मीनिंग वगैरह क्या है, बट हम ये करते जरूर थे, क्यों, क्योंकि हम इससे यूज टू थे। तो यही होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये भी समझ नहीं आता क्या होता था, ये क्या है, बट हाँ हर बच्चा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को, टीचर को टॉयलेट या पानी जाने के लिए पूछ रहे हैं, 2 में ही यूज करते थे हम, क्लास में रिस्पॉन्स वगैरह कॉपीज वगैरह देने जानी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तब नहीं, सिर्फ 2 में, मैं आई गो टू टॉयलेट और मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो ये जरूर करते थे। पता नहीं अब इसका क्या सेंस होता था क्या नहीं, बट हम करते जरूर थे। तो यही था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो यही है जो हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बैठ जाओ, सिट डाउन, टच योर, जैसे अपना माथा छुओ, टच योर हेड, हम ऐसे कर सकते हैं, घूम जाओ, गो अराउंड, बच्चों को बोल सकते हैं गो अराउंड, घूम जाओ, करके दिखाना, तो बच्चा क्या है इससे समझ जाएगा। टच योर नोज, अपनी नाक छुओ। सो ये सारे हैं पूर्ण परिचय, मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो हम बच्चे को सेकंड भाषा सिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इतना ही था इस चैप्टर में।
आई होप आपको इसकी फर्स्ट वीडियो और इस सेकंड वीडियो दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना समझ आ गई होगी अच्छे से।